हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ट्रांसफार्मर को पढ़ा था और हमने जाना था कि उसमें जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से आता है। तो हमने जाना कि ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, वो हमने जाना। किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी जाना, और इसकी रचना क्या है, कितने प्रकार का होता है, और कार्यविधि को जाना। तो हमने जब उस समय लास्ट टाइम हम कर रहे थे तो हमने उसमें जाना था कि ये ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के हैं और इन ट्रांसफार्मर की पहचान किसके आधार पर होती है। जो इसमें कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है ये, जहाँ पर हम धारा को या हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता को इनपुट कराते हैं और एक आउटपुट लेते हैं एक जगह पर। जहाँ पर हम इनपुट कराते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और जहाँ से आउटपुट लेते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक कुंडली। इनमें फेरों की संख्या के आधार पर हमने देखा कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का है, एक है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। मैंने यहाँ पर ये जो आज मैंने डायग्राम बनाया है तो हमने दिखाया यहाँ पर ये जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में मैंने फेरों की संख्या को ज्यादा बता दिया है और इसमें दिखाया है, जबकि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को कम दिखाया है। इसका मतलब है कि यहाँ से मीन्स E1 यानी इसका E1 ज्यादा होगा और E2 कम होगा। E1 ज्यादा E2 कम, तो इसको हम कौन सा कहेंगे, स्टेप डाउन। मीन्स ज्यादा विभव हम डाल रहे हैं, कम विभव हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे स्टेप डाउन। मीन्स अपचाई। ये मैंने जो बनाया यहाँ पर कौन सा है, अपचाई ट्रांसफार्मर बनाया। इसमें यहाँ पर ये N1 बड़ा है N2 से। फिलहाल मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि ये उच्चाई अपचाई से संबंधित मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिखाया है उस क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई थी कि एक तो ये पूछा गया था ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्धांत क्या है, रचना क्या है, कितने प्रकार का है, कार्यविधि क्या है। इसमें एक बात और जानी गई थी इन्होंने कि परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात क्या है। तो हम आज ये जानेंगे परिणमन अनुपात क्या है, और इस पे आधारित एक छोटा सा अंकित सवाल उन्होंने दे दिया था। तो मैंने देखा 2020 में आया है, एक छोटा सा सवाल उन्होंने दे दिया था, तो आज हम उस अंकित सवाल को भी करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे परिणमन अनुपात क्या होता है। तो हमने देखा था कि प्राथमिक कुंडली में जो हमारी विभव होता है या हम कहते हैं उसे विद्युत वाहक बल होता है, तो हमने निकाला था E1 इक्वल टू, किसके लिए था, प्राथमिक के लिए। जरा ध्यान दीजिए, मैं परिणमन अनुपात हम पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा पिछले को रिपीट कर रहा हूँ। तो E1 हमने जाना था, ये होता था -N1 और d∅b अपॉन dt। ये होता था प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। जबकि अगर द्वितीय कुंडली की बात करें तो हमने कहा था E2 बराबर -N1 द्वितीय के लिए -N2 और d∅b अपॉन dt। ये हमने कहा था दोनों में ये सेम होता है। क्यों सेम होता है, पिछली वीडियो को तुम देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। अब जब हमने इसमें डिवाइड किया था तो डिवाइड करने पर हमने पाया था, यहाँ पर जब हमने भाग लगाया था इसे हमने इक्वेशन 1 कहा था, इसे हमने इक्वेशन 2 कहा था। जब हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाया था तो हमने देखा था कि ये हमारा निकला था E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये आया था हमारा पिछली वीडियो में, ये हम सब कर चुके थे। फिर हमने कहा था कि भाई जब N1 ज्यादा होगा तो E1 ज्यादा होगा। मीन्स E1 का मतलब जिसे हम विभव भी कह सकते हैं, जो कि होता हमारा क्या, ये विद्युत वाहक बल था, वो विद्युत वाहक बल है, वही विभव भी होगा, वही विभव होगा। तो ये जो हमारा है N1 ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा। अगर N1 ज्यादा है मीन्स हमने यहाँ पर क्या दिखाया, N1 है, तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या बना था, स्टेप डाउन बना था। अगर N2 ज्यादा रहेगा मीन्स ये ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, तो स्टेप अप हो जाएगा, जिसे हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो वो चलिए, हमें खैर वो नहीं जानना है, तो हमने इतना जान लिया था। हम जानना चाहते हैं कि परिणमन अनुपात, जब पेपर में आएगा कि परिणमन अनुपात क्या है तो वो हम जानेंगे। हम अगर इसको हमने यहाँ पर देखा था कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दे तो E1 बटे E2 बराबर ये आ गया था। यदि हम इसका उल्टा कर दें मीन्स समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दें, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, यही हमें करना पड़ेगा कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दें, 1 का अगर भाग करें तो देखो क्या होगा, तो हमारा आ जाएगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मीन से हो जाएगा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू
माइनस N2 डी फाई बी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा माइनस N1 और डी फाई बी अपॉन डी टी। ये तो कट जाएगा, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। हम इसे कह सकते हैं E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये आ जाएगा। जहां पर ध्यान देना होगा, N1 है हमारी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, N2 है द्वितीय कुंडली मीन्स द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और E1 है हमारी प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, और E2 है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो ये जो अनुपात जो निकल के आया, इसी को कहा जाता है परिणमन अनुपात। इसको ही कहते हैं परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात यही होता है। और इसको जो डिनोट किया गया है, कुछ किताबों में कैसे डिनोट किया गया है, कुछ किताबों में आर से डिनोट किया गया है, तो मैं इसको आर से डिनोट कर रहा हूं। अर्थात जो परिणमन अनुपात होता है वो होता है N2 अपॉन N1 या E2 अपॉन E1। अगर हमसे कोई कहे इसकी परिभाषा क्या होगी परिणमन अनुपात की, बड़ी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होगा उसी को हम परिणमन अनुपात कहेंगे, या कहेंगे हम विद्युत वाहक बल या वोल्टता के पदों में हम इसे कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होगा उसी को हम कहेंगे परिणमन अनुपात। कोई कहेगा विभव के पदों में क्या होगा, तो हम जानते हैं V और E सेम होता है, हमें कह देते हैं E बराबर V लिखेंगे, क्योंकि E और हम V कह सकते हैं इसे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा विभव के पदों में हो जाएगा E2 अपॉन E1, या इसी को हम कह देते हैं E को V कह देते हैं, तो ये हो जाएगा V2 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन N1। ये हो जाएगा क्या, परिणमन अनुपात। क्या है, परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात ये हो गया परिणमन अनुपात। ये परिणमन अनुपात की होगी परिभाषा। लेकिन कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि शक्ति के पदों में परिणमन अनुपात क्या होगा। शक्ति के पदों में या पूछा जाता है धारा के पदों में। तो दरअसल जो हम धारा के पदों में निकालते हैं तो शक्ति पे ही डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, शक्ति पे। तो हम जानते हैं कि अगर कोई आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें, आदर्श की, तो आदर्श ट्रांसफार्मर वो होता है जितना हम ऊर्जा प्रवेश करा रहे हैं, जितना हम ऊर्जा इसमें इनपुट करा रहे हैं, उतनी ऊर्जा आउटपुट के रूप में मिल जाए हमें। जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। तो अगर जितनी ऊर्जा को हम यहाँ से इसमें एंटर कराएं उतना ही हमें आउटपुट मिल जाए, जितना ऊर्जा को इनपुट कराएं उतना ही हमें आउटपुट मिल जाए। तो ये इसी पे डिपेंड करेगा पूरा। जो शक्ति की बात करें तो ट्रांसफार्मर में यही होता है कि जितना प्राथमिक कुंडली को हम शक्ति दे रहे हैं, अगर उतनी ही कुंडली द्वितीयक भी शक्ति दे तो वो हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर होगा। क्या ट्रांसफार्मर होगा, आदर्श। जबकि ऐसा देखा नहीं गया कि कोई आदर्श ट्रांसफार्मर तो खैर नहीं होता है। फिलहाल हम इसके लिए लिख देते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। और कोई कहे कि इसको ऊर्जा से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भाई अगर सिंपल सी देखें तो ऊर्जा की अगर बात करें तो होता क्या है, शक्ति और ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा रूपांतरण की दर को, जो ऊर्जा के रूपांतरण की दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं। मीन्स ये दोनों कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, निवेश मीन्स इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, या कह सकते हैं इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट। यानी जो प्राथमिक कुंडली की एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए द्वितीय कुंडली की एनर्जी में, या प्राथमिक कुंडली की जो पावर है, शक्ति है, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए, यूं यूं मिल जाए हमें द्वितीय कुंडली के रूप में। अब हमने देखा था कि अगर हम बात करें पावर में शक्ति के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला पढ़ा था, जरा याद करो, हमने तात्क्षणिक शक्ति हमने पढ़ी थी। तात्क्षणिक शक्ति हमने पढ़ी थी P बराबर VI। अब जरा सोचो ये हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने पढ़े थे एसी सर्किट हमने पढ़े थे।
कौन सी सर्किट पढ़े थे, एसी सर्किट, जैसे हमने कहा था प्रत्यावर्ती धारा सर्किट हमने पढ़े थे। तो वहां पर हमने आर सर्किट पढ़ा था, सी पढ़ा था, एल पढ़ा था और सभी का मिश्रित रूप, टोटल 7 हमने सर्किट पढ़े थे। तो उनसे संबंधित हमने ये निकाली थी यहाँ पे पी बराबर वी आई, हमने उनके बाद में निकाली थी कि आर सर्किट की औसत शक्ति क्या होगी, सी सर्किट की औसत शक्ति क्या होगी, एल सर्किट की औसत शक्ति क्या होगी, वो सब हमने निकाला था। और वही आज हम देख रहे हैं इसमें, ये हमने निकाला था तात्क्षणिक, तो इसी से निकालेंगे हम। अर्थात इनपुट पावर मींस प्राथमिक कुंडली की, देखिए जरा ध्यान देना पड़ेगा, प्राथमिक कुंडली के लिए हमने उत्पन्न विद्युत वाहक बल को हमने कहा था E1, फेरों की संख्या को N1, विभव को V1, इसी तरीके से शक्ति को हम कहेंगे P1, धारा को कहेंगे I1। यानी प्राथमिक कुंडली में जो धारा उत्पन्न हो रही है या धारा हम इसे दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे I1, विभव को V1 और शक्ति को P1। तो इसका मतलब है कि ये इनपुट हम करा रहे हैं किसके लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली की इनपुट पावर, और ये कौन सी है, द्वितीयक की बात कर रहे हैं, द्वितीयक कुंडली की। तो इसको मैं कह रहा हूं P1, इसको कह देता हूं P2। ये ध्यान देना किसके लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इस हम सूत्र में देखें, तात्क्षणिक में देखें, तो ये हो जाएगा V1 इंटू I1 और ये हो जाएगा V2 इंटू I2 हो जाएगा। हमने यहां पर देखा कि हमारे पास में जो परिणमन अनुपात निकालते हैं तो होता है V2 अपॉन V1। अगर मैं V2 अपॉन V1 निकालूं तो जरा ध्यान देना, इधर तो ये देखो यहाँ पे V2 है और इधर है V1, तो V1 का तो मैं इधर डिवाइड कर देता हूं, तो इधर क्या हो जाएगा, I2 को मैं इधर डिवाइड कर देता हूं, तो हम इसे ऐसे कर देते हैं, देखो I1, ये I1, मैं V1 को ले जा रहा हूं उधर, तो इधर भाग लग जाएगा, और I2 को मैं उठा करके ला रहा हूं उधर, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग। तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 और ये हो जाएगा हमारा V2 अपॉन V1, या हम इसे कह सकते हैं V2 अपॉन V1 बराबर I2 अपॉन I1। नहीं, गलत हो गया, ये हो जाएगा V2 अपॉन V1 बराबर I1 अपॉन I2, ये हो जाएगा I1 अपॉन I2। तो अगर हम इन दोनों को देखें, ये अगर हम इन दोनों की तुलना करा दें, देखो ये इन दोनों की तुलना करा दें, इन दोनों की अगर तुलना कराएं तो क्या होगा, E2 अपॉन E1 बराबर V2 अपॉन V1 और V2 अपॉन V1 की वैल्यू क्या, I1 अपॉन I2, तो N2 अपॉन N1 और यहाँ पर हम लगा देंगे I1 अपॉन I2। अर्थात धारा के पदों में परिणमन जो हमारा अनुपात निकल के आएगा वो क्या होगा, जरा मैं ऐसे जरा वो कर दो, पॉज कर दो। अगर हम इसको देखें यहाँ पर, अगर हम परिणमन अनुपात, देखो ये तो हो गया हमारा विद्युत वाहक बल के पदों में, विभव के पदों में, या विभव वोल्टता वही चीज है, और ये हो गया धारा जो प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली में लगे फेरों की संख्या के पदों में परिणमन अनुपात। अगर हम इसको धारा के पदों में देखें तो देखो यहां से इसको देख सकते हैं, V2 अपॉन V1 का मान कितना, I1 अपॉन I2, तो ये हो जाएगा अतः परिणमन अनुपात, अतः परिणमन अनुपात ऊपर लिखा हुआ है, चलिए 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, और ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा I1 अपॉन I2। बस ये तुम्हें जरूर ध्यान देना है, यहां पर देखो सब, यहां पर जो हो रहा है जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, देखो ये तो यहाँ तो द्वितीयक का चल रहा है, देखो द्वितीयक कुंडली द्वितीयक कुंडली द्वितीयक कुंडली द्वितीयक, यहाँ पर हो गया प्राथमिक, यानी इन पे तो देखो समान अनुपात चल रहा है, ये इनमें कैसा चल रहा है, समान अनुपात, विभव और फेरों की संख्या में कैसा चल रहा है, समान अनुपात। जैसे ही धारा की बात आई तो धारा में विलोम अनुपात हो गया, मींस दूसरे का देखो यहाँ पर नीचे आ गया, तो ये कैसा हो गया, धारा के रूप में हो गया विलोम अनुपात, जबकि फेरों की संख्या के रूप में देखा जाए तो कैसा था, समान अनुपात। ये देखो इनका, तो ये अगर हम इनका अगर डिवाइड करें, सब अगर हम इनका डिवाइड करें, सारा का सारा कैसा था, कांस्टेंट आता है, सारा का सारा नियत रहता है, बदलता नहीं है। अगर ये जो अनुपात निकालना बदलता नहीं है तो इसी को कहते हैं परिणमन अनुपात, इसे आर से नोट करते हैं, ध्यान देना। फिर मैं एक बार बोल देता हूं कि परिणमन अनुपात जो हम निकालेंगे ट्रांसफार्मर का, वो होगा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। तो परिभाषा हो गई। अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता विभव के पदों में कहें तो हम कहेंगे द्वितीयक कुंडली का विभव या विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली का विभव या विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होगा उसे परिणमन अनुपात कहेंगे। लेकिन अगर धारा की बात करें, धारा के पदों में, तो क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली की धारा और द्वितीयक कुंडली की धारा के अनुपात को परिणमन अनुपात कहेंगे, जबकि फेरों के
में उल्टा हो रहा है। द्वितीय कुंडली का प्रथम कुंडली के साथ अनुपात, द्वितीय कुंडली का प्रथम के साथ में अनुपात परिणामन अनुपात है। लेकिन धारा की बात करें तो धारा के लिए प्रथम और द्वितीय उल्टा हो गया। तो ये हो गया हमारा परिणामन अनुपात। अब हमें इसके ऊपर एक अंकित सवाल लगाना है। तो अंकित सवाल लगाएंगे। अंकित सवाल लगाने के लिए अब हम ये तो जान गए परिणामन अनुपात क्या होता है, ये हम जान गए, फॉर्मूला जान गए, परिभाषा भी तुम लोग नोट कर लेना, मैंने अभी कितनी बार तो बोली है, इसे तुम लोग नोट कर लेंगे परिणामन अनुपात की परिभाषा को। अगर फेरों की संख्या के आधार पर पूछा जाए बता सकते हो, विभव या विद्युत वाहक बल के आधार पर बता सकते हो, और उनमें कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो या उत्पन्न धारा है उसके आधार पर तुम लोग बता सकते हो क्या होगा परिणामन अनुपात। अब बात आती है कि इसमें जो क्वेश्चन आया था तो उसमें साथ में एक अंकित सवाल भी आया था। वो अंकित सवाल जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं एक बार पढ़ देता हूं, तुम लोग देख सकते हो। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, अब ध्यान देना हम इसे हल कर रहे हैं, इसे हम हल कर रहे हैं। तो देखो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को हम कहते हैं N1। तो N1 कितना दे रखा है यहाँ पर, N1 बराबर दिया है 100। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 दी है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दी है 800, और द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या को हम N2 कहते हैं। ये दे रखा है यहाँ पर 800। और एक बात इन्होंने और भी कही है कि यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, जरा ध्यान देना, प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं। प्राथमिक कुंडली में जो विभव लगाया गया है या विभवांतर लगाया गया है, हम उसे कहते हैं, या तो हम E1 कह दो या हम कह सकते हैं V1 कह सकते हैं। तो ये कितना दिया है यहाँ पर 120 वोल्ट का, इतना विभवांतर लगाया गया है। फिर जरा आप सवाल को ध्यान से देख लीजिए। एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 दिखाई गई है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 800 बताई गई है। और ये भी कहा गया है कि इसकी प्राथमिक कुंडली में जो एसी जोड़ा जा रहा है, मींस जो ये करंट जोड़ा जा रहा है, इसमें प्रत्यावर्ती जो वोल्टता जोड़ी जा रही है, वो कितनी जोड़ी जा रही है, V1 हम कह दें या E1 कह दें, कुछ भी कह दो उसे तुम, 120 वोल्ट की जोड़ी जा रही है। अब सवाल में पूछा है कि प्रत्यावर्ती इसमें जोड़ा गया है, इसमें पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती ये जो देखो क्या पूछा है इसमें, परिणामन अनुपात मींस R, इस पे ध्यान दो क्या पूछा गया। यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया कि कितने 120 वोल्ट का विभवांतर जोड़ा गया है प्राथमिक कुंडली में, V1 बराबर 120 वोल्ट। पूछा गया है परिणामन अनुपात मींस R बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछा, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता। तो इसमें पूछा गया द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता को चाहे तो E2 कह दो या V2 कह दो, ये इसमें पूछा गया है, दो चीज पूछी गई है। तो परिणामन अनुपात का हमारे पास में फॉर्मूला है ये रहा, और ये हमें निकालना है। तो ये तो हमारा इसी से निकल आएगा, R बराबर सब इसी से सब कुछ निकलना है, क्योंकि हमारा E2 भी इसी में दे रखा है, E1 V2 V1 N2 N1 सब इसी में दिया गया है। तो देखेंगे, हम जानते हैं कि इसमें, चलिए मैं इसे हल कराने से पहले एक बात करना चाहूंगा। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि ये जो ट्रांसफार्मर बनाया गया, ट्रांसफार्मर कौन सा है, हमारे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो उच्चाई होता है और एक अपचाई होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें देखो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, मींस ये वाला कम है, ये ज्यादा है। यहाँ पर ध्यान, इसमें और ध्यान देना, तुम कहोगे नहीं ये तो यहाँ ज्यादा है और ये कम है ना, ये ज्यादा है ये कम है। लेकिन जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाले जो है फेरे ये कम है, देखो इधर तो ये कम है, ये वाले ये कम है, ये वाले कितने 100, जबकि ये वाले फेरे इधर, ये जो द्वितीय कुंडली में ये कैसे लगाए गए, ये ज्यादा लगाए गए, ये वाले N2 बराबर कितने लगाए गए 800। तो कोई तुमसे पूछे कि ये जो ट्रांसफार्मर होगा कौन सा होगा, ये हमारे दो ट्रांसफार्मर है, एक है उच्चाई और एक अपचाई। तो देखो यहाँ पर E कम दे रहे हैं, क्योंकि E मींस इस पे डिपेंड करेगा, वोल्ट मींस इसमें फेरे कम है तो E का मान कम होगा, मींस V का मान कम होगा। तो देखो कम विभव दे रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं, कम दे रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं, कम दे रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं, क्योंकि फेरे ज्यादा है यहाँ पे, और कम दे रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं, तो मींस इसे कहेंगे स्टेप अप, स्टेप अप, कम दे रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं। तो ये तो हो गया इनपुट और ये हो गया आउट। तो देखो कम ज्यादा मीन स्टेप अप, इससे वाला जो ट्रांसफार्मर बनेगा ये कौन सा बनेगा, उच्चाई। ये जरूर ध्यान देना, ये कौन सा बनेगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर बनेगा। ये शॉर्ट में लिख देता हूं, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, उच्चाई, क्योंकि यहां पर कम विभव दे रहे हैं और ज्यादा पा रहे हैं। स्टेप अप, कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज बन रहे हैं। तो ये तो इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा। फिलहाल हम बात करते हैं परिणामन अनुपात। तो लिखेंगे इसमें, चूंकि परिणामन अनुपात, और परिणामन अनुपात का फॉर्मूला होता है
आर बराबर देखो ये रहा N2 बटे N1, क्योंकि फेरों की संख्या के पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा N2 बटे N1, और N2 का मान कितना है 800, N1 का मान 100 है, काटेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 80, नहीं 8000 का है भाई, मैं गलत लिख रहा हूँ, ये सवाल में गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा 8000 है, फिर ध्यान दे लो, गलती हो गई है सवाल को लिखने में। दरअसल ये क्वेश्चन में दिया था द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या 800 नहीं बल्कि 8000 थी, तो ये कितनी है यहाँ पर 8000 है, तो मैं इसको 8000 कर लेता हूँ, कोई समस्या नहीं, जैसे मैंने बोला था 800 की जगह तुम लोग 8000 कर लो, यहाँ पर भी 8000 कर लेते हैं ये लोग, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वास्तव में मुझे क्वेश्चन अभी याद आ गया है ना, 800 से भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, वो 8 आएगा, परिणाम तुम्हारा 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे 800 कर दूं तो हमारे यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ पर 80 की जगह पर 8 आएगी, क्योंकि देखो एक बिंदु ये कट गई, एक ये कट गई तो 80 आ रहा है, ये क्या है हमारा परिणमन अनुपात। तुम कहो कि नहीं सवाल में अगर 80 की जगह 8000 की जगह 800 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वास्तव में क्वेश्चन ये था इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। अगर तुम लोग 800 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा उत्तर बस डिफरेंट आ जाएगा, यही तो होगा, उत्तर तब भी सही माना जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, देखो ये द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता, तो उसके लिए देखो आर का जो फॉर्मूला है वो किसके रूप में, वी के में या ई के रूप में, ये वाला ये। तो अब हम निकालेंगे, लिखेंगे, क्योंकि आर बराबर होता है देखो इसका ये रहे सब, चाहे ये लगाओ डिपेंड करता है, अगर एन की बात करेंगे फेरों की संख्या तो ये वाला लेंगे, धारा के पदों में करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, विभव के पदों में वोल्टता के पदों में बात करेंगे तो चाहे ये एक ही बात है, कोई बात नहीं, कुछ भी कह दो। तो ये हो जाएगा V2 अपॉन V1। हमें ध्यान देना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, V2 की। जब V2 निकालेंगे तो देखो ये कैंची से गुणा हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं R गुणा V1 बराबर V2। इसको इधर कर देता हूं तो इसमें कह सकते हैं V2 बराबर, V2 क्या है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता। तो अब इनकी वैल्यू लगा दो, R का मान अभी 80 निकला है, देखो ये रहा, और V1 का मान कितना है यहाँ पर, V1 का मान दिया है कहीं, ये रहा, V1 कह लो या E1 कह लो, एक ही बात है, गुणा 120 वोल्ट। तो ये कितना निकलेगा, 12×96, देखो 12×96, और एक बिंदी दो बिंदी हो गई, 9600 वोल्ट। ये तुम्हारा निकला द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभवांतर। इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा ट्रांसफार्मर का चैप्टर, या हम कह सकते हैं ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब रह गई ये कि ऊर्जा क्षय पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर का, वो मैं तुम्हें नोट्स के द्वारा बता दूंगा, दरअसल उसमें ऐसा बहुत ज्यादा कुछ इसमें समझाने का नहीं है, केवल थ्योरेटिकल है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ट्रांसफार्मर को पढ़ा था और हमने जाना था कि उसमें जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से आता है। तो हमने जाना कि ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, वो हमने जाना, किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी जाना, और इसकी रचना क्या है, कितने प्रकार का होता है, और कार्यविधि को जाना। तो हमने जब उस समय लास्ट टाइम हम कर रहे थे तो हमने उसमें जाना था कि ये ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के हैं, और इन ट्रांसफार्मर की पहचान किसके आधार पर होती है, जो इसमें कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है ये, जहाँ पर हम धारा को, या हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता को इनपुट कराते हैं, और एक आउटपुट लेते हैं एक जगह पर, जहाँ पर हम इनपुट कराते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और जहाँ से आउटपुट लेते हैं उसे कहते हैं द्वितीय कुंडली। इनमें फेरों की संख्या के आधार पर हमने देखा कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का है, एक है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। मैंने यहाँ पर ये जो आज मैंने डायग्राम बनाया है तो हमने दिखाया यहाँ पर ये जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में मैंने फेरों की संख्या को ज्यादा बता दिया है और इसमें दिखाया है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को कम दिखाया है। इसका मतलब है कि यहाँ से मीन्स E1 यानी इसका E1 ज्यादा होगा और E2 कम होगा, E1 ज्यादा E2 कम। तो इसको हम कौन सा कहेंगे, स्टेप डाउन, मीन्स ज्यादा विभव हम डाल रहे हैं, कम विभव हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे स्टेप डाउन, मीन्स अपचाई। ये मैंने जो बनाया यहाँ पर कौन सा है, अपचाई ट्रांसफार्मर बनाया है। इसमें यहाँ पर ये N1 बड़ा है N2 से। फिलहाल मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि ये उच्चाई अपचाई से संबंधित मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जानना चाह रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिखाया है
उस क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई थी कि एक तो ये पूछा गया था ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्धांत क्या है, रचना क्या है, कितने प्रकार का है, कार्यविधि क्या है। इसमें एक बात और जानी गई थी इन्होंने कि परिणमन अनुपात क्या है। तो हम आज ये जानेंगे परिणमन अनुपात क्या है, और इस पे आधारित एक छोटा सा अंकित सवाल उन्होंने दे दिया था। तो मैंने देखा 2020 में आया है, एक छोटा सा सवाल उन्होंने दे दिया था, तो आज हम उस अंकित सवाल को भी करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे परिणमन अनुपात क्या होता है। तो हमने देखा था कि प्राथमिक कुंडली में जो हमारी विभव होता है, या हम कहते हैं उसे विद्युत वाहक बल होता है, तो हमने निकाला था E1 इज इक्वल टू, किसके लिए था, प्राथमिक के लिए। जरा ध्यान दीजिए, मैं परिणमन अनुपात हम पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा पिछले को रिपीट कर रहा हूँ। तो E1 हमने जाना था, ये होता था -N1 और d∅b अपॉन dt। ये होता था प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। जबकि अगर द्वितीय कुंडली की बात करें तो हमने कहा था E2 बराबर -N1 द्वितीय के लिए -N2 और d∅b अपॉन dt। ये हमने कहा था दोनों में ये सेम होता है। क्यों सेम होता है, पिछली वीडियो को तुम देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब जब हमने इसमें डिवाइड किया था, तो डिवाइड करने पर हमने पाया था, यहां पर जब हमने भाग लगाया था, इसे हमने इक्वेशन 1 कहा था, इसे हमने इक्वेशन 2 कहा था। जब हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाया था, तो हमने देखा था कि ये हमारा निकला था E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये आया था हमारा पिछली वीडियो में, ये हम सब कर चुके थे। फिर हमने कहा था कि भाई जब N1 ज्यादा होगा तो E1 ज्यादा होगा, मींस E1 का मतलब जिसे हम विभव भी कह सकते हैं, जो कि होता हमारा क्या, ये विद्युत वाहक बल था, वो विद्युत वाहक बल है, वही विभव भी होगा, वही विभव होगा। तो ये जो हमारा है N1 ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा। अगर N1 ज्यादा है मींस हमने यहाँ पर क्या दिखाया, N1 है, तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या बना था, स्टेप डाउन बना था। अगर N2 ज्यादा रहेगा मींस ये ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, तो स्टेप अप हो जाएगा, जिसे हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो वो चलिए, हमें खैर वो नहीं जानना है, तो हमने इतना जान लिया था। हम जानना चाहते हैं कि परिणमन अनुपात, जब पेपर में आएगा कि परिणमन अनुपात क्या है, तो वो हम जानेंगे। हम अगर इसको, हमने यहाँ पर देखा था कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दे तो E1 बटे E2 बराबर ये आ गया था। यदि हम इसका उल्टा कर दें, मींस समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दें, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, यही हमें करना पड़ेगा कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दें, 1 का अगर भाग करें तो देखो क्या होगा, तो हमारा आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स से हो जाएगा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू -N2 d∅b अपॉन dt, और ये हो जाएगा -N1 और d∅b अपॉन dt। ये तो कट जाएगा, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा, हम इसे कह सकते हैं E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये आ जाएगा। जहां पर ध्यान देना होगा, N1 है हमारी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, N2 है द्वितीय कुंडली मींस द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और E1 है हमारी प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, और E2 है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो ये जो अनुपात जो निकल के आया, इसी को कहा जाता है परिणमन अनुपात, इसको ही कहते हैं परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात यही होता है, और इसको जो डिनोट किया गया है, कुछ किताबों में K से डिनोट किया गया है, कुछ किताबों में R से डिनोट किया गया है, तो मैं इसको R से डिनोट कर रहा हूं। अर्थात जो परिणमन अनुपात होता है वो होता है N2 अपॉन N1 या E2 अपॉन E1। अगर हमसे कोई कहे इसकी परिभाषा क्या होगी परिणमन अनुपात की, बड़ी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होगा उसी को हम परिणमन अनुपात कहेंगे, या कहेंगे हम विद्युत वाहक बल या वोल्टता के पदों में हम इसे कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होगा उसी को हम कहेंगे परिणमन अनुपात। कोई कहेगा विभव के पदों में क्या होगा, तो हम जानते हैं V और E सेम होता है, हम कह देते हैं E बराबर V लिखेंगे, क्योंकि E और हम V कह सकते हैं इसे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा विभव के पदों में हो जाएगा E2 अपॉन E1, या इसी को हम कह देते हैं, E को V कह देते हैं, तो ये हो जाएगा V2 अपॉन V1
बराबर N2 अपॉन N1। ये हो जाएगा क्या, परिणमन अनुपात। क्या है, परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात ये हो गया परिणमन अनुपात। ये परिणमन अनुपात की होगी परिभाषा। लेकिन कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि शक्ति के पदों में परिणमन अनुपात क्या होगा। शक्ति के पदों में या पूछा जाता है धारा के पदों में। तो दरअसल जो हम धारा के पदों में निकालते हैं तो शक्ति पे ही डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, शक्ति पे। तो हम जानते हैं कि अगर कोई आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें, आदर्श की, तो आदर्श ट्रांसफार्मर वो होता है जितना हम ऊर्जा प्रवेश करा रहे हैं, जितना हम ऊर्जा इसमें इनपुट करा रहे हैं, उतनी ऊर्जा आउटपुट के रूप में मिल जाए हमें। जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। तो अगर जितनी ऊर्जा को हम यहाँ से इसमें एंटर कराएं उतना ही हमें आउटपुट मिल जाए, जितना ऊर्जा को इनपुट कराएं उतना ही हमें आउटपुट मिल जाए। तो ये इसी पे डिपेंड करेगा पूरा। जो शक्ति की बात करें तो ट्रांसफार्मर में यही होता है कि जितना प्राथमिक कुंडली को हम शक्ति दे रहे हैं, अगर उतनी ही कुंडली द्वितीयक भी शक्ति दे तो वो हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर होगा। क्या ट्रांसफार्मर होगा, आदर्श। जबकि ऐसा देखा नहीं गया कि कोई आदर्श ट्रांसफार्मर तो खैर नहीं होता है। फिलहाल हम इसके लिए लिख देते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। और कोई कहे कि इसको ऊर्जा से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भाई अगर सिंपल सी देखें तो ऊर्जा की अगर बात करें तो होता क्या है, शक्ति और ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा रूपांतरण की दर को, जो ऊर्जा के रूपांतरण की दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं। मीन्स ये दोनों कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, निवेश मीन्स इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, या कह सकते हैं इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट। यानी जो प्राथमिक कुंडली की एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए द्वितीयक कुंडली की एनर्जी में, या प्राथमिक कुंडली की जो पावर है, शक्ति है, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए, यूं को यूं मिल जाए हमें द्वितीयक कुंडली के रूप में। अब हमने देखा था कि अगर हम बात करें पावर में शक्ति के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला पढ़ा था, जरा याद करो, हमने तात्क्षणिक शक्ति हमने पढ़ी थी। तात्क्षणिक शक्ति हमने पढ़ी थी P बराबर VI। अब जरा सोचो ये हमने कहाँ पढ़ी थी। हमने पढ़े थे एसी सर्किट हमने पढ़े थे। कौन सी सर्किट पढ़े थे, एसी सर्किट, जैसे हमने कहा था प्रत्यावर्ती धारा सर्किट हमने पढ़े थे। तो वहां पर हमने आर सर्किट पढ़ा था, सी पढ़ा था, एल पढ़ा था और सभी का मिश्रित रूप, टोटल 7 हमने सर्किट पढ़े थे। तो उनसे संबंधित हमने ये निकाली थी यहाँ पे P बराबर VI। हमने उनके बाद में निकाली थी कि आर सर्किट की औसत शक्ति क्या होगी, सी सर्किट की औसत शक्ति क्या होगी, एल सर्किट की औसत शक्ति क्या होगी, वो सब हमने निकाला था। और वही आज हम देख रहे हैं इसमें, ये हमने निकाला था तात्क्षणिक। तो इसी से निकालेंगे हम, अर्थात इनपुट पावर मींस प्राथमिक कुंडली की। देखिए जरा ध्यान देना पड़ेगा, प्राथमिक कुंडली के लिए हमने उत्पन्न विद्युत वाहक बल को हमने कहा था E1, फेरों की संख्या को N1, विभव को V1। इसी तरीके से शक्ति को हम कहेंगे P1, धारा को कहेंगे I1। यानी प्राथमिक कुंडली में जो धारा उत्पन्न हो रही है या धारा हम इसे दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, I1, विभव को V1 और शक्ति को P1। तो इसका मतलब है कि ये इनपुट हम करा रहे हैं किसके लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए। प्राथमिक कुंडली की इनपुट पावर, और ये कौन सी है, द्वितीयक की बात करें, द्वितीयक कुंडली की। तो इसको मैं कह रहा हूं P1, इसको कह देता हूं P2। ये ध्यान देना किसके लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसे हम सूत्र में देखें, तात्क्षणिक में देखें, तो ये हो जाएगा V1 इंटू I1 और ये हो जाएगा V2 इंटू I2। हमने यहां पर देखा कि हमारे पास में जो परिणमन अनुपात निकालते हैं तो ये होता है V2/V1। अगर मैं V2/V1 निकालूं तो जरा ध्यान देना, इधर तो ये देखो यहाँ पे V2 है और इधर है V1, तो V1 का तो मैं इधर डिवाइड कर देता हूं, तो इधर क्या हो जाएगा, I2 को मैं इधर डिवाइड कर देता हूं। तो हम इसे ऐसे कर देते हैं, देखो I1, ये I1, मैं V1 को ले जा रहा हूं उधर, तो इधर भाग लग जाएगा, और I2 को मैं उठा करके ला रहा हूं उधर, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग। तो ये हो जाएगा I1/I2 और ये हो जाएगा हमारा V2/V1। या हम इसे कह सकते हैं V2/V1 बराबर I2/I1। नहीं, गलत हो गया, ये हो जाएगा
V2 अपॉन V1 बराबर I1 अपॉन I2, ये हो जाएगा I1 अपॉन I2। तो अगर हम इन दोनों को देखें, ये अगर हम इन दोनों की तुलना करा दें, देखो ये इन दोनों की तुलना करा दें, इन दोनों की अगर तुलना कराएं तो क्या होगा, E2 अपॉन E1 बराबर V2 अपॉन V1, और V2 अपॉन V1 की वैल्यू क्या, I1 अपॉन I2, तो N2 अपॉन N1, और यहाँ पर हम लगा देंगे I1 अपॉन I2। अर्थात धारा के पदों में परिणामन जो हमारा अनुपात निकल के आएगा वो क्या होगा, जरा मैं ऐसे जरा वो कर दो, पॉज कर दो। अगर हम इसको देखें यहाँ पर, अगर हम परिणामन अनुपात, देखो ये तो हो गया हमारा विद्युत वाहक बल के पदों में, विभव के पदों में, या विभव वोल्टता वही चीज है, और ये हो गया धारा जो प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली में लगे फेरों की संख्या के पदों में परिणामन अनुपात। अगर हम इसको धारा के पदों में देखें तो देखो यहाँ से इसको देख सकते हैं, V2 अपॉन V1 का मान कितना, I1 अपॉन I2, तो ये हो जाएगा अतः परिणामन अनुपात, अतः परिणामन अनुपात ऊपर लिखा हुआ है, चलिए दो बार हो गया, कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, और ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा I1 अपॉन I2। बस ये तुम्हें जरूर ध्यान देना है, यहाँ पर देखो सब, यहाँ पर जो हो रहा है जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। देखो ये तो यहाँ तो द्वितीयक का चल रहा है, देखो द्वितीयक कुंडली द्वितीयक कुंडली द्वितीयक कुंडली द्वितीयक, यहाँ पर हो गया प्राथमिक, यानी इन पे तो देखो समान अनुपात चल रहा है, ये इनमें कैसा चल रहा है, समान अनुपात, विभव और फेरों की संख्या में कैसा चल रहा है, समान अनुपात। जैसे ही धारा की बात आई तो धारा में विलोम अनुपात हो गया, मीन्स दूसरे का देखो यहाँ पर नीचे आ गया, तो ये कैसा हो गया, धारा के रूप में हो गया विलोम अनुपात, जबकि फेरों की संख्या के रूप में देखा जाए तो कैसा था, समान अनुपात। ये देखो तो ये अगर हम इनका अगर डिवाइड करें, सब अगर हम इनका डिवाइड करें, सारा का सारा कैसा था, कांस्टेंट आता है, सारा का सारा नियत रहता है, बदलता नहीं है। अगर ये जो अनुपात निकालना बदलता नहीं है तो इसी को कहते हैं परिणामन अनुपात, इसे आर से नोट करते हैं, ध्यान देना। फिर मैं एक बार बोल देता हूं कि परिणामन अनुपात जो हम निकालेंगे ट्रांसफार्मर का, वो होगा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात को परिणामन अनुपात कहते हैं। तो परिभाषा हो गई। अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता या विभव के पदों में कहें तो हम कहेंगे द्वितीयक कुंडली का विभव या विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली का विभव या विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होगा उसे परिणामन अनुपात कहेंगे। लेकिन अगर धारा की बात करें, धारा के पदों में, तो क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली की धारा और द्वितीयक कुंडली की धारा के अनुपात को परिणामन अनुपात कहेंगे, जबकि फेरों के में उल्टा हो रहा है, द्वितीयक कुंडली का प्रथम कुंडली के साथ अनुपात, द्वितीयक कुंडली का प्रथम के साथ में अनुपात परिणामन अनुपात है। लेकिन धारा की बात करें तो धारा के लिए प्रथम और द्वितीय उल्टा हो गया। तो ये हो गया हमारा परिणामन अनुपात। अब हमें इसके ऊपर एक अंकित सवाल लगाना है, तो अंकित सवाल लगाएंगे। अंकित सवाल लगाने के लिए अब हम ये तो जान गए परिणामन अनुपात क्या होता है, ये हम जान गए, फॉर्मूला जान गए, परिभाषा भी तुम लोग नोट कर लेना, मैंने अभी कितनी बार तो बोली है, इसे तुम लोग नोट कर लेंगे परिणामन अनुपात की परिभाषा को। अगर फेरों की संख्या के आधार पर पूछा जाए बता सकते हो, विभव या विद्युत वाहक बल के आधार पर बता सकते हो, और उनमें कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो या उत्पन्न धारा है उसके आधार पर तुम लोग बता सकते हो क्या होगा परिणामन अनुपात। अब बात आती है कि इसमें जो क्वेश्चन आया था तो उसमें साथ में एक अंकित सवाल भी आया था। वो अंकित सवाल जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, तुम लोग देख सकते हो। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, अब ध्यान देना, हम इसे हल कर रहे हैं, तो देखो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को हम कहते हैं N1। N1 कितना दे रखा है यहाँ पर, N1 बराबर दिया है 100। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 दी है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या दी है 800, और द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्या को हम N2 कहते हैं। ये दे रखा है यहाँ पर 800। और एक बात इन्होंने और भी कही है कि यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, जरा ध्यान देना, प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं, प्राथमिक कुंडली में जो विभव लगाया गया है या विभवांतर लगाया गया है, हम उसे कहते हैं, या तो हम E1 कह दो या हम कह सकते हैं V1 कह सकते हैं। तो ये कितना दिया है यहाँ पर, 120 वोल्ट का इतना विभवांतर लगाया गया है। फिर जरा आप सवाल को ध्यान से देख लीजिए। एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 दिखाई गई है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 800 बताई गई है, और ये भी कहा गया है कि इसकी प्राथमिक कुंडली में जो AC जोड़ा जा रहा है, मींस जो ये करंट जोड़ा जा रहा है, इसमें प्रत्यावर्ती जो वोल्टता जोड़ी जा रही है वो कितनी जोड़ी जा रही है, V1 हम कहते हैं या E1 कहते हैं, कुछ भी कह दो उसे तुम, 120 वोल्ट की जोड़ी जा रही है।
अब सवाल में पूछा है कि प्रत्यावर्ती इसमें जोड़ा गया है, इसमें पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती ये जो देखो क्या पूछा है इसमें, परिणमन अनुपात मींस आर, इस पे ध्यान दो क्या पूछा गया। यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया कि कितने 120 वोल्ट का विभवांतर जोड़ा गया है प्राथमिक कुंडली में, V1 बराबर 120 वोल्ट। पूछा गया है परिणमन अनुपात मींस आर बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछा, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टता। तो इसमें पूछा गया द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टता को चाहे तो E2 कह दो या V2 कह दो, ये इसमें पूछा गया है। दो चीज पूछी गई है। तो परिणमन अनुपात का हमारे पास में फॉर्मूला है ये रहा, और ये हमें निकालना है। तो ये तो हमारा इसी से निकल आएगा, आर बराबर सब इसी से सब कुछ निकलना है, क्योंकि हमारा E2 भी इसी में दे रखा है, E1 V2 V1 N2 N1 सब इसी में दिया गया है। तो देखेंगे, हम जानते हैं कि इसमें, चलिए मैं इसे हल कराने से पहले एक बात करना चाहूंगा। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि ये जो ट्रांसफार्मर बनाए गए, ट्रांसफार्मर कौन सा है। हमारे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो उच्चाई होता है और एक अपचाई होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें देखो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, मींस ये वाला कम है, ये ज्यादा है। यहाँ पर ध्यान, इसमें मत ध्यान देना तुम कहोगे नहीं ये तो यहाँ ज्यादा है और ये कम है ना, ये ज्यादा है ये कम है। लेकिन जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाले जो है फेरे ये कम है। देखो इधर तो ये कम है, ये वाले ये कम है, ये वाले कितने 100, जबकि ये वाले फेरे इधर, ये जो द्वितीयक कुंडली में ये कैसे लगाएंगे, ये ज्यादा लगाएंगे। ये वाले N2 बराबर कितने लगाएंगे 800। तो कोई तुमसे पूछे कि ये जो ट्रांसफार्मर होगा कौन सा होगा, ये हमारे दो ट्रांसफार्मर है, एक है उच्चाई और एक अपचाई। तो देखो यहाँ पर E कम दे रहे हैं, क्योंकि E मींस इस पे डिपेंड करेगा, वोल्ट मींस इसमें फेरे कम है, फेरे कम है तो E का मान कम होगा, मींस V का मान कम होगा। तो देखो कम विभव दे रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं, कम दे रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं, कम दे रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं, क्योंकि फेरे ज्यादा है यहाँ पे, और कम दे रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं, तो मींस इसे कहेंगे स्टेप अप, स्टेप अप। कम दे रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं, तो ये तो हो गया इनपुट और ये हो गया आउट। तो देखो कम ज्यादा मीन स्टेप अप। इस ये वाला जो ट्रांसफार्मर बनेगा, ये कौन सा बनेगा, उच्चाई। ये जरूर ध्यान देना, ये कौन सा बनेगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर बनेगा। ये शॉर्ट में लिख देता हूं, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, उच्चाई, क्योंकि यहां पर कम विभव दे रहे हैं और ज्यादा पा रहे हैं। स्टेप अप, कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज बन रहे हैं। तो ये तो इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा। फिलहाल हम बात करते हैं परिणमन अनुपात। तो लिखेंगे इसमें, चूंकि परिणमन अनुपात, और परिणमन अनुपात का फॉर्मूला होता है R बराबर, देखो ये रहा N2 बट्टे N1, क्योंकि फेरों की संख्या के पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा N2 बट्टे N1। और N2 का मान कितना है 800, N1 का मान 100 है, काटेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 80, नहीं 8000 का है भाई, मैं गलत लिख रहा हूँ, ये सवाल में गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा 8000 है। फिर ध्यान दे लो, गलती हो गई है सवाल को लिखने में। दरअसल ये क्वेश्चन में दिया था द्वितीयक कुंडली फेरों की संख्या 800 नहीं बल्कि 8000 थी, तो ये कितनी है यहाँ पर 8000 है, तो मैं इसको 8000 कर लेता हूँ, कोई समस्या नहीं। जैसे मैंने बोला था 800 की जगह तुम लोग 8000 कर लो, यहाँ पर भी 8000 कर लेते हैं ये लोग, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वास्तव में मुझे क्वेश्चन अभी याद आ गया है ना। 800 से भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, वो 8 आएगा, परिणमन अनुपात हमारा 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे 800 कर दूं तो हमारे यहाँ पर R की वैल्यू यहाँ पर 80 की जगह पर 8 आएगी, क्योंकि देखो एक बिंदु ये कट गई, एक ये कट गई तो 80 आ रहा है। ये क्या है हमारा परिणमन अनुपात। तुम कहो कि नहीं सवाल में अगर 80 की जगह 8000 की जगह 800 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वास्तव में क्वेश्चन ये था इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। अगर तुम लोग 800 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा उत्तर बस डिफरेंट आ जाएगा, यही तो होगा, उत्तर तब भी सही माना जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, देखो ये द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टता। तो उसके लिए देखो R का जो फॉर्मूला है वो किसके रूप में, V के में या E के रूप में, ये वाला ये। तो अब हम निकालेंगे, लिखेंगे, क्योंकि R बराबर होता है, देखो इसका ये है सब, चाहे ये लगाओ डिपेंड करता है। अगर N की बात करेंगे फेरों की संख्या तो ये वाला लेंगे, धारा के पदों में करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, विभव के पदों में वोल्टता के पदों में बात करेंगे तो चाहे ये एक ही बात है, कोई बात नहीं, कुछ भी कह दो। तो ये हो जाएगा V2 अपॉन V1। हमें ध्यान देना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, V2 की। जब V2 निकालेंगे तो देखो ये कैंची से गुणा हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं R गुणा V1 बराबर V2। इसको इधर कर देता हूं तो इसमें कह सकते हैं V2 बराबर, V2 क्या है, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टता। तो अब इनकी वैल्यू लगा लो, R का मान अभी 80 निकला है, देखो ये रहा
और V1 का मान कितना है यहाँ पर, V1 का मान दिया है कहीं, ये रहा, V1 कह लो या E1 कह दो, एक ही बात है, गुणा 120 वोल्ट। तो ये कितना निकलेगा, 12×96, देखो 12×96 और एक बिंदी दो बिंदी हो गई, 9600 वोल्ट। ये तुम्हारा निकला द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभवांतर। इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा ट्रांसफार्मर का चैप्टर, या हम कह सकते हैं ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब रह गई ये कि ऊर्जा क्षय पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर का, वो मैं तुम्हें नोट्स के द्वारा बता दूंगा। दरअसल उसमें ऐसा बहुत ज्यादा कुछ इसमें समझाने का नहीं है, केवल थ्योरेटिकल है।